हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है आपकी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी 10 जुलाई के आपके करंट अफेयर्स की क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 8 जुलाई को किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसका नाम है चेवलियर डी ला लीजन द ऑनर, यानी इसे हम इसका दूसरा नाम भी कहते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, से सम्मानित किया गया है। थोड़ा लंबा सा नाम है। तो ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, ये किसी भारतीय को दिया गया है। तो देखिए ये दिया गया है रोशनी नदार मल्होत्रा को, ठीक है। देखिए अभी क्या हुआ है, ये रोशनी नदार मल्होत्रा आपको पता है कौन है? ये HCL टेक जो कंपनी है उसकी चेयरपर्सन है, ठीक है। रोशनी नदार मल्होत्रा इनका नाम है और इनको फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इससे पहले क्या है, फरवरी 2024 में जो शशि थरूर को फ्रांस के जो सर्वोच्च सम्मान है इससे सम्मानित किया गया था और अब रोशनी नदार मल्होत्रा को इससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। देखिए फ्रांस की बात हो रही है तो ये है आपका मैप में फ्रांस, आप देख रहे हैं, ठीक है। इधर बे ऑफ बिस्के है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, ये नॉर्थ सी है। इसके सराउंडिंग, इसके आसपास देश देख लीजिए, इटली, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, इसके सब पड़ोसी देश है, ठीक है। अच्छा फ्रांस की बात कर रहे हैं तो फ्रांस क्या है आपको पता है, ये यूरोप में स्थित एक देश है, ठीक है। यूरोपियन देश की श्रेणी में ये आता है। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल आपको पता है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। और यहाँ के पीएम कौन है? अभी जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है गैब्रियल अटल, ठीक है। गैब्रियल अटल भी इसको बोलते हैं, गैब्रियल अटल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। करेंसी यहाँ जो यूज होती है वो यूरो है। और फिलहाल अभी 2024 में जो ओलंपिक्स होने हैं, ठीक है, जो ओलंपिक्स होने हैं आपको पता है वो यही होंगे पेरिस में, ठीक है। जुलाई से अगस्त तक ये आपके ओलंपिक चलेंगे 2024 में, और अभी फिलहाल ये शुरू होने वाले हैं ओलंपिक्स, और ये आपके पेरिस में ही होंगे, ठीक है। और मुझे लगता है शायद लगभग 100 वर्ष बाद ये यहाँ आयोजित हो रहे हैं, बहुत लंबे समय बाद ये पेरिस में जो ओलंपिक हैं वो आयोजित होंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, रेचेल रीव्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त हुई हैं? देखिए अब आपको बताना है इनमें से वो कौन सा देश है जिसमें अभी तक पहली महिला वित्त मंत्री ये बनी है। इससे पहले अभी तक यहाँ कोई फाइनेंस मिनिस्टर महिला नहीं थी, तो वो देश है ब्रिटेन। अब देखिए इससे आगे तो भारत ही बहुत ज्यादा आगे है। भारत में हमारी वित्त मंत्री, अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में जो पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर थी ये कब बनी, ठीक है। चलिए तो हम बात ब्रिटेन की कर रहे हैं, तो आपको पता है ब्रिटेन में अभी फिलहाल ही जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट घोषित हुए हैं, और ये लेबर पार्टी की सदस्य हैं रेचेल रीव्स, ठीक है। इन्हें यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, जो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को देख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? कीर स्टारमर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो नाटो शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, ये आयोजन आपका किया जा रहा है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। नाटो की बात हो रही है, नाटो समिट, ये अमेरिका में कहाँ किया गया है? अमेरिका में हुआ है, वॉशिंगटन डीसी में इसका आयोजन हुआ है, और ये आपका 9 से 11 जुलाई तक आयोजित हुआ है, ठीक है। और सम्मेलन के दौरान क्या है, जो नाटो कंट्रीज हैं उनके मध्य शांति वार्ता और नाटो के विस्तार को लेकर ये बात आपको पता है हुई है। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन के लिए अपना मजबूत समर्थन इसमें पेश कर रहा है। चलिए नाटो की हम बात कर रहे हैं तो नाटो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाटो क्या है? नाटो की फुल फॉर्म है, नाटो को आप जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाटो को क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन देशों का एक सैन्य है और राजनीतिक गठबंधन है, ठीक है। इसमें बहुत सारे देश हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1949 को, 1949 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में,
हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्क रूट। वर्तमान में नाटो में जो सदस्य हैं वो 32 सदस्य देश हैं, जिसमें 30 तो यूरोपीय देश हैं और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। ठीक है, और आपको पता है फिलहाल में ही जो स्वीडन है वो नाटो का 32वां सदस्य बना है। ठीक है ना, हाल ही में हमने ये क्वेश्चन कवर किया था कि जो नाटो का 32वां सदस्य है देश है वो कौन सा बना है? वो स्वीडन बना है। चलिए, नाटो का जो ये 2024 का सम्मेलन है, आपको पता है ये तो अमेरिका में हुआ है, वॉशिंगटन डीसी में, परंतु जो पिछला था, जो आपका 2023 का जो शिखर सम्मेलन था, वो आपका हुआ था विनियस, लिथुआनिया में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में विनेश फोगाट ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये बात हो रही है स्पेन ग्रैंड प्रिक्स की, इसमें विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है और कितने किलोग्राम भार वर्ग में ये खेली है? तो देखिए ये खेली है 50 किलोग्राम भार वर्ग में, ये खेली है और इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, और इन्होंने किसे हराया है? इन्होंने हराया है फाइनल में रशिया की है मारिया तिमेरेकोवा, मारिया तिमेरेकोवा को इन्होंने हराया है। ठीक है, चलिए ये आयोजित कहाँ किया गया? ये आयोजित किया गया था स्पेन ग्रैंड प्रिक्स, इसका नाम है और स्पेन में ही ये आयोजित किया गया। ठीक है, विनेश फोगाट की बात कर लेते हैं। देखिए ये मैप में आप देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं, ये है विनेश फोगाट, ये हरियाणा से हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ग्लासगो 2014 इन्होंने जीता, गोल्ड कोस्ट में इन्होंने मेडल जीता, बर्मिंघम में इन्होंने गोल्ड जीता। ठीक है, इन्हें क्या क्या अवार्ड मिले हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला इन्हें वर्ष 2020 में। ठीक है, 2020 में इन्हें मेजर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला वर्ष 2016 में। पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया वर्ष 2018 में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से किसने एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? ठीक है, एशियाई पुरुष जो बिलियर्ड चैंपियनशिप है 2024, इसका खिताब किसने जीता है? तो देखिए ये खिताब जीत लिया है ध्रुव सितवाला ने। इसके ऑप्शंस देखकर पंकज आडवाणी को टिक मत कर देना। ठीक है, क्योंकि अब तक जो हमने बिलियर्ड्स में बहुत ज्यादा नाम सुना है वो किसका सुना है? पंकज आडवाणी का नाम सुना है, परंतु अब आप देखेंगे कि ध्रुव सितवाला ने क्या किया है? पंकज आडवाणी को ही हराकर एशियन मेंस बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का इन्होंने खिताब जीत लिया है। ठीक है, ये आयोजित कहाँ किया गया था? ये सऊदी अरब का जो रियाद है वहां ये आयोजित किया गया था एशियन मेंस बिलियर्ड चैंपियनशिप। ध्रुव सितवाला की बात कर लेते हैं। तो ध्रुव सितवाला ने इससे पहले 2015 और 16 में भी एशियन बिलियर्ड्स का जो टाइटल है वो जीता था। ठीक है, प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल भारत के खिलाड़ी किसने जीता? इनका नाम है ध्वज हरिया। तो दोनों के नाम में कंफ्यूज मत होना। जो ध्रुव सितवाला है इन्होंने गोल्ड जीता है और ये जो ध्वज हरिया है, ध्वज हरिया इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए ये मेंस की बात थी, अब वुमेन्स की बात कर लेते हैं। एशियन वुमेन्स बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 की बात करते हैं। ये भी किसने जीता है? ये भी भारतीय ने जीता है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अनुपमा रामचंद्रन। ये है अनुपमा रामचंद्रन और इन्होंने महिलाओं का जो बिलियर्ड चैंपियनशिप है 2024 ये जीत लिया है। रनर अप कौन रही है? रनर अप रही है पंचा चनोई, ये रही है थाईलैंड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। किस राज्य में आषाढ़ी बीज नववर्ष के रूप में आयोजित किया जाता है? तो आषाढ़ी बीज जो नववर्ष है ये आपका आयोजित किया जाता है गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य में ये आयोजित किया जाता है। आषाढ़ी बीज जिसे हम बोलते हैं, और प्रत्येक वर्ष आषाढ़ के महीने में दूसरे दिन यानी गुजरात के कच्छ क्षेत्र में इसे मनाया जाता है। और जो कच्छी समुदाय है, जो कच्छ क्षेत्र में रहने वाला जो कच्छी समुदाय है उनके द्वारा ये मनाया जाता है। इसे हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इसे हिंदू नववर्ष के अलावा ये लोग कच्छी नववर्ष के रूप में भी जानते हैं। ये गुजरात का त्योहार है। ठीक है, और क्या है वास्तव में? दरअसल कच्छ क्षेत्र में बारिश की शुरुआत का ये प्रतीक है। ठीक है, और इस अवसर पर ये क्या करते हैं? भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और अन्य जो क्षेत्रीय देवी देवता हैं उनकी पूजा की जाती है। याद रखना है आषाढ़ी बीज, कच्छ न्यू ईयर इसे बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। झारखंड में प्रमुख अभ्रक खदान कौन सी है? तो झारखंड की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने जो खदानें दी गई हैं, बरौनी खदान, चाईबासा, घाटशिला, कोडरमा, तो बात कर रहे हैं हम झारखंड की अभ्रक खदान की। तो ये जो कोडरमा खदान है ये झारखंड की अभ्रक खदान। ठीक है,
तो देखिए अभी फिलहाल में क्या हुआ है, जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसके अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। एक प्रश्न तो आपका यही बनता है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के जो अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो हैं, इन्होंने क्या किया है कि झारखंड राज्य की जो अभ्रक खदानें हैं उनको चाइल्ड लेबर से मुक्त कर दिया है। यानी कि यहाँ जो छोटे बच्चे आपने देखा होगा खानों और खदानों में जो काम करते कभी नजर आते हैं, तो इनमें छोटे बच्चों को काम पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अभ्रक खदानों में इन्हें चाइल्ड लेबर मुक्त कर दिया गया है। तो जो अभ्रक है वो झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिलों में पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी खदानें हो गई, एक तो कोडरमा और एक है गिरिडीह। ठीक है, ये यहाँ की प्रमुख अभ्रक खदानें हैं झारखंड की। इनमें क्या है, बहुत छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा लिया जाता था, तो इनको अब पूरी तरह से यहाँ इन्हें खदानों को चाइल्ड लेबर यानी अब बिल्कुल बच्चे से कार्य नहीं करवाया जा सकेगा अब। तो ये वैसे भी बच्चों का राइट आपको पता है, बच्चों का जो प्रथम राइट है वो शिक्षा है। तो कोशिश सरकार द्वारा की जाती है कि बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा प्रोवाइड की जा सके। तो और जबकि छोटे छोटे बच्चों को खदानों में लगा दिया जाता है, आपको पता है फिर उनका भविष्य क्या होगा आप सोच सकते हैं। चलिए अभ्रक की हम बात कर लेते हैं। अभ्रक का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में अभ्रक का उत्पादन जो प्रयोग है वो किया जाता है। और विश्व में जो अभ्रक उत्पादन में प्रथम देश है वो है आपका चाइना। देखिए कितना बड़ा आप देख रहे हैं, कितना ज्यादा साथ में मतलब लगभग ये जो है आपका 70% से भी अधिक जो है वो चाइना इसको उत्पादित करता है। ठीक है, चाइना इसे उत्पादित करता है। और भारत की बात करें तो भारत इसमें 8वें नंबर पर आता है। ठीक है, प्रथम नंबर पहले स्थान पर चाइना है और भारत इसमें 8वें नंबर पर आता है। ठीक है, बात करें झारखंड के अलावा एक्सपोर्ट करने में हमारा भारत में आंध्र प्रदेश भी प्रथम है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस न्यायाधीश ने झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो हम बात कर रहे हैं झारखंड हाईकोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो देखिए ये बने हैं न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी। ठीक है, जो विद्युत रंजन सारंगी हैं ये झारखंड हाईकोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, अब देखिए इनको किसने शपथ दिलाई, तो झारखंड के राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जी ने इन्हें शपथ दिलाई। ठीक है, और किसके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है, तो इनसे पहले कौन थे, संजय कुमार मिश्रा के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अन्य राज्यों के हैं मुख्य न्यायाधीश के बारे में जान लेते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के हैं न्यायाधीश शील नागो। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस संजीव सचदेवा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाथरस मामले की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। न्यायिक आयोग की बात कर लेते हैं, तो जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया है वो किया गया है ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। देखिए अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि हाथरस में बहुत ज्यादा भगदड़ मची थी और इस भगदड़ में लगभग 121 लोगों की मृत्यु हो गई है। देखिए ये कुछ भी हो सकता है कारण कि वहाँ जो इंतजाम थे वो अच्छे नहीं थे, या जिस भी कारण से वहाँ भगदड़ मची जिसके कारण 121 परिवारों को 121 परिवार उजड़ गए हैं, ये एक बहुत गहरी क्षति है। तो इसके लिए जो जांच कमेटी है ये पता लगाएगी कि ये जो है भगदड़ किस लिए मची, क्या किसी ने ऐसा कुछ किया कि वो भगदड़ मची, या फिर ये प्लान्ड था, या फिर यहाँ वहाँ जो सत्संग या जो भी चल रहा था उसमें इंतजाम अच्छे नहीं थे। तो ये उसके जो एक्चुअल रीजंस हैं उनका ये पता लगाए। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, जो आपको पता है यहाँ की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने निर्देश दिया है कि जो हाथरस केस है उसकी जांच की जाए और उसकी जांच में 3 सदस्यों का एक न्यायिक आयोग गठन किया गया है। ठीक है, उन 3 सदस्यों में जो अध्यक्ष हैं वो आपके हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं जिनका नाम है ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, ये करेंगे। इसके अलावा इनमें कौन होगा, एक आईएएस ऑफिसर हैं हेमंत राव, ये होंगे, और आईपीएस ऑफिसर भवेश कुमार। ठीक है, इन ये 3 सदस्य इसमें होंगे और ये जो जांच है 2 महीने के अंदर अपनी जांच इन्हें पूरी करनी होगी और जल्दी से जल्दी जांच पूरी करके ये रिपोर्ट अब सरकार को सौंप देंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किसे कीर्ति चक्र 2024 से सम्मानित किया गया है। आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शंस हैं, दिग्विजय सिंह रावत, पवन कुमार यादव, दीपेंद्र सिंह, विक्रम बॉसनेट। तो देखिए मैं आपको बता दूं इन तीनों को ही कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। अभी आपको पता है
हाल ही में जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। तो कुल मिलाकर 10 तो कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं, ठीक है? युद्ध काल के दौरान दिए जाने वाले शौर्य सम्मान। अब देखिए, शांति काल के दौरान दिए जाने वाले क्या हैं? 1950 से परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र दिए जाते हैं। 1952 में आपका अशोक चक्र, पहले क्या है 3 श्रेणी में दिया जाता था। अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3। इनका नाम बाद में बदल दिया गया। जो अशोक चक्र श्रेणी 1 है, उनका तो अशोक चक्र ही नाम रहने दिया गया। 1967 में ये नाम बदल दिए गए। और जो अशोक चक्र श्रेणी 2 है, इसका नाम कर दिया गया कीर्ति चक्र। और अशोक चक्र श्रेणी 3 इसका नाम कर दिया गया शौर्य चक्र। ठीक है? चलिए, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। यदि आप चैनल में यहाँ तक आए ही हैं, क्लास आपने यहाँ तक देख ही ली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।